जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वीपीओ के लिए जो एग्ज़ाम डेट बताया गया है वो आपका 27 अप्रैल है। तो अगर आप आज से देखेंगे तो आपके पास 2 महीने का समय और शेष है इस एग्ज़ाम के लिए। और बहुत ही ज़्यादा समय तक लोगों ने इस एग्ज़ाम का वेट किया। तो 2 महीने और है। और इस समय बिल्कुल अलग सा सिचुएशन हो गया है क्योंकि अब बहुत सारे लोग आरओ पर भी फोकस कर रहे हैं। कई लोग अब मई में होने वाले जूनियर असिस्टेंट पे भी फोकस हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वीपीओ को लेके थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है लोगों की तैयारी में। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी था इससे जुड़ा हुआ चीज़ों को लेके कि अब लास्ट में कैसे हम अपने तैयारी को प्रिपरेशन को मैनेज करें और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। देखिए, जो लास्ट का टाइम होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसमें आप लोगों को सिलेबस को आपस में जोड़ना आना चाहिए। वो समय होता है जब आप अलग अलग दिशाओं में तैयारी करते हैं तो उसे एक जगह पे, जिसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं, अब आपको एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे केंद्रित होना पड़ता है। तो हम अपने सिलेबस के माध्यम से समझेंगे कि अब आप लोगों को कैसे फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होते चलेंगे। इसके साथ ही एक सूचना और है आप लोगों के लिए, एक बात और है। जो भी लोग अभी भी तैयारी को लेके असमंजस की स्थिति में हैं, काफ़ी भटके हुए हैं, उनको इस बार अच्छा करना है, कोशिश करना चाहते हैं, तो आप लोग जयो स्टडी के द्वारा चल रहे वीपीओ के लिए सामर्थ्य बैच से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 8744903539। इस पर आप व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम के माध्यम से भी, जो लोग जयो स्टडी एक्सटेंडेड पर मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं सामर्थ्य बैच का। वहाँ पर बहुत ही तैयारी जो है सही तरीके से कराई जा रही है। आप लोगों को टॉपिक दे दिया जा रहा है, उसके बाद उससे जुड़े हुए सवाल हैं। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में एक अच्छे स्तर का पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर 4,000, 5,000, 6,000 सवाल को प्रैक्टिस करके आप वहाँ पे एग्ज़ाम जल्दी नहीं क्लियर कर पाएंगे, बल्कि आप 800, 1000, 1200 ही सवाल लगाइए। लेकिन वो क्वालिटी वाले होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको चीज़ों को जोड़ना आना चाहिए। तभी वो 65 नंबर का जो वीपीओ स्पेशल है, ग्राम पंचायत विशेष है, वो आपसे सॉल्व हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने सिलेबस पर चर्चा करेंगे और बहुत कुछ आपको जानने को आज मिलेगा। सबसे पहला जो इन्होंने टॉपिक दे रखा है वो है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। और पंचायती राज व्यवस्था को उसके इतिहास से जानना पड़ेगा। आपको पास्ट में जाके समझना पड़ेगा कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था जो है यहाँ तक आज पहुँची है, जहाँ पर हम 73वें और 74वें संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से इसे संवैधानिक निकाय के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में आज हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? परंपरागत पंचायतें। परंपरागत पंचायतें जो हैं, ये ब्रिटिश काल के पहले की जो भी पंचायती व्यवस्थाएं हैं वो आपको जानना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान इस बात का दीजिए, इस टॉपिक में आपके पास कुल 6 सब टॉपिक हैं, 6 पॉइंट हैं जो इस आपको मेन टॉपिक में पढ़ना है। 10 क्वेश्चन आपके पास हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो परंपरागत पंचायतें हैं, इस पर ही 10, 20, 30 पन्ने की रिसर्च लोग कर रहे हैं। आपके पास ये 10 में से अधिक एक सवाल यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा, अधिक से अधिक 2 सवाल। एक सवाल आप मानिए, उस एक सवाल के लिए 10 में से आप जितनी मेहनत इस एक टॉपिक पर कर रहे हैं, उतना आप बाकी पे, इसमें लिखे हुए टॉपिक पे मेहनत करके आप 8-9 नंबर पे मेहनत करके नंबर ला सकते हैं। तो ऐसे आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। अगर आप परंपरागत पंचायतों की बात करें तो उस पर बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। लेकिन जो ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था है वहाँ पर आप पढ़िए, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो हम अपने एम लक्ष्मीकांत और बाकी चीज़ों में भी पढ़ते हैं, वो डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर टॉपिक जानने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था का विशेष टॉपिक है। आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, उनकी सिफारिशों को जानना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सिफारिशों के ऊपर डिटेल में सवाल आपसे 4 पॉइंट देके पूछे जा सकते हैं। अगला, जो भी पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित की गई समितियां थी, जीवी के राव समिति थी और बलवंत राय मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता समिति थी, वो सारी समितियों की सिफारिशों को आपको जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बहुत ही डिटेल में दिया गया है, वहाँ से आपको अलग से पढ़ के उसमें से सेक्शंस को निकालने पड़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिक अधिकार है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो भी पंचायतों से जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं,
जो भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो पूरे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। और बाकी जो उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध हैं, व्यवस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण संशोधन है, वो सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें वो आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी इस टॉपिक के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं पॉलिटी में आप जाएंगे ज़रूर, लेकिन आपको डिटेल ज़्यादा जानना पड़ेगा, तब आप एक विशेष सिलेबस की तैयारी कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आप सेक्शंस को पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत जब आप सेक्शंस को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बाद के सिलेबस में भी मिलती जुलती आपको नजर आएंगी। वो कैसे, देखिए अब अगला टॉपिक देखिए, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो पहला टॉपिक क्या है, अब देखिए यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 6 टॉपिक हैं। कितने नंबर का यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, 10 नंबर, 10 सवाल 10 नंबर। तो यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध विधायी जो प्रावधान है वो आपको जानना पड़ेगा। तो जो भी कानून बनाकर विधायी प्रावधान बनाए गए हैं, जो भी जैसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बना है, वो भी अपने आप में एक विधायी प्रावधान है, क्योंकि वो कानून बनाकर उसको लाया गया है। उसी तरीके से कुछ और एक्ट्स लाए गए हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। पंचायतों में जो निर्वाचन हो रहा है, जो चुनाव हो रहे हैं, जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो आपको जाननी पड़ेगी। वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है, जो आप अनुच्छेद पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको पता चलेगा कि कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि किस तरीके की पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था है, कैसे चुनाव होगा। उस चुनाव को कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो देखिए वहाँ से टॉपिक आपको सेम मिलने लगेगा। अगला टॉपिक देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका स्टेट के इलेक्शन में, पंचायतों के इलेक्शन में क्या रोल है, वो आपको जानना पड़ेगा। वो भी एक तरीके से संवैधानिक निकाय के ही जो टॉपिक आप ऊपर पढ़ रहे थे उसमें कवर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का जो गठन है और पंचायतों की जो समितियां हैं, देखिए फिर से आप पहला टॉपिक का ही आप ध्यान दीजिए। यहाँ जो अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां, और यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायतों की समितियां, ये फिर से संवैधानिक प्रावधान के आसपास आप आ रहे होंगे। ग्राम पंचायतों के अधिकार और उनके दायित्व एवं कर्तव्य आपको जानने पड़ेंगे। ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब आप उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम, यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 को अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें इन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत क्या कहलाता है, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, उनके क्या कार्य हैं। तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये टॉपिक भी अपने आप वहाँ से कवर हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था की क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे उनको समाधान उनका हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें जाननी पड़ेंगी। अगला देखिए, ये जो टॉपिक है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, तो जो फाइनेंशियल सोर्सेस हैं पंचायत्स के और उनका वर्क प्लान क्या है, वो आपको जानना पड़ेगा इस टॉपिक में। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें फिर से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है, जो भी अनुच्छेद में लिखे गए हैं, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। और पंचायती राज संस्थानों को कैसे वो वित्तीय तौर पे सशक्तिकरण उनका कर सकते हैं, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये उनका रोल होता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का, वो आपको पढ़ना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे, सिफारिशें जो लागू की गई, वो आपको जाननी पड़ेंगी। 15वें वित्त आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, वो आपको जानना पड़ेगा। और 16th फाइनेंस कमीशन का जो गठन हुआ है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, ये जो परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम है, केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, ये जब आप पढ़ेंगे इन वित्त आयोगों की सिफारिशों में, तब वहाँ पर आपको ये पता चलेगा इन्होंने अनुदान को लेकर बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारे तरीके रखे हुए हैं, मापदंड रखे हुए हैं। उनको पूरा करने के बाद ही राज्यों को उस हिसाब से, उस अनुपात में पैसे मिलते हैं, अनुदान मिलता है। वहाँ से आपको ये डिटेल पढ़ना पड़ेगा अलग से, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम जो है, परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम में भी यहाँ पर ये आपको चीज़ें इस तरह से पता होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो ये वित्त आयोग है, 15th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन, इनकी सिफारिशों में ये चीज़ लिखी हुई है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ छांट के पढ़नी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। अब इसमें आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी, कुछ स्कीम्स हैं, स्कीम पहले के बने हुए हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ें जो है अलग अलग डायरेक्शन से उठा के एक जगह पर लानी पड़ेंगी, और यही मेहनत है, इसीलिए पंचायती राज विशेष जो है वो टफ पड़ता है। अगला टॉपिक देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय।
अब यहाँ पर पंचायत सिटीजन चार्टर आपको देखना पड़ेगा। सिटीजन चार्टर के तहत कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की क्या भूमिका है। देखिए, ये जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो ये आपका मिलता जुलता टॉपिक बनेगा लास्ट वाले के साथ में, जहाँ पर लिखा है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। तो यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में क्या कार्य है। तो यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में क्या कार्य हैं, उसको आपको मैच कराना पड़ेगा पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका के साथ में। ऐसे आपको टॉपिक को जोड़ना पड़ेगा। अगला देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भूमिका में सहस्थापना। कब शुरू किया गया, क्या कार्य करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, कौन इसको खोल सकता है, कितने रुपये चाहिए, सरकार क्या अनुदान देती है कि नहीं देती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। अब देखिए, ये जो जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, ये बिल्कुल अगले टॉपिक पे देखेंगे आप, ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम, उसमें आपको यहाँ पर फिर से स्कीम मिलता जुलता नजर आएगा। अगला टॉपिक है पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। ई गवर्नेंस की स्थापना जब आप देखेंगे तो इसमें 10 तरीके की अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। उन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण। अब ये जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन है, ये इसमें किसका रोल होता है, कब ये प्रावधान बनाया गया, इसको आपको मैच कराना है लास्ट टॉपिक के साथ में, जहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में क्या कार्य होगा ग्राम पंचायत अधिकारी का, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप उसको एक साथ दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी लास्ट टॉपिक में आप ये भी देख रहे हैं, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में क्या उनकी भूमिका है, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में क्या उनकी भूमिका है, ठीक है। और बाकी यहाँ देखिए, ये जो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय हैं, ये आपका यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो जाहिर सी बात है, इस 5 नंबर में पंचायत सिटीजन चार्टर से एक सवाल आ सकता है, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन हो सकता है, 5 में से 2-3 सवाल इसी में से पूछ दे। एक आपको मैंने जो 10 सॉफ्टवेयर वाले के बारे में बताया, वो आपको पढ़ना होगा, वो ई गवर्नेंस को लेके होगा एक सवाल। और यहाँ जो जन्म मृत्यु पंजीकरण है, हो सकता है यहाँ पे सवाल एक पूछ भी दे, ना पूछ के आखिरी वाले में साथ में जोड़ दे। इतना आपको इस तरीके से देखना है। अगला जो ये टॉपिक है, ये 20 नंबर का आएगा, 20 सवाल 20 नंबर, जो आपका है ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रम के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, ये कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो सीधे सीधे इसमें नाम लिखा गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण पेयजल योजना, ये तीनों ही स्कीम्स का नाम सीधे सीधे तौर पर सिलेबस में लिखा गया है। तो इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से 3 से 5 सवाल, 6 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं आपको पता होनी चाहिए, जो हेल्थ स्कीम्स चलाई जा रही हैं, 10 सवाल आपके यहीं से बन जाएंगे 20 में से। उसके बाद भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले कार्यक्रम में 10 से 12 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 8 से 10 सवाल यहाँ और 8 से 10 सवाल यहाँ, इस तरीके से 20 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये लास्ट वाला तो हम लोगों ने कई बार देख लिया, 10 सवाल यहाँ से आपसे बन जाएंगे। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में 2 से 3 सवाल यहाँ पूछ सकते हैं। ग्राम पंचायत सचिव के रूप में इनके कार्य को 1 से 2 सवाल पूछ सकते हैं। आदर्श ग्राम पंचायत भूमिका बनाने में क्या, मतलब बनाने में इनकी क्या भूमिका है, वो आपको 2 से 3 सवाल जानना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे आदर्श ग्राम पंचायत योजनाएं, आदर्श ग्राम योजनाएं जो सांसदों के लिए लाया गया था, वो भी आपको जानना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका, 1 से 2 सवाल यहाँ से भी आएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बना के ग्राम पंचायत विशेष को लेके आगे बढ़ना है। बाकी यूपीजी के और कंप्यूटर का हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया हुआ है, उस पर भी कुछ दिनों बाद आप लोगों को एमसीक्यू वगैरह जो भी हम करेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है। बाकी टेलीग्राम में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करके वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।